मिडिल ईस्ट में इसराइल पहले ही हिजबुल्लाह, हमास और ईरान जैसे दुश्मनों से घिरा हुआ है। लेकिन अब उसकी चिंता सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसराइल के सामने एक और ताकतवर देश तेजी से खड़ा हो रहा है, और उस देश का नाम है तुर्की। एक ऐसा देश जो सिर्फ मुस्लिम दुनिया की बड़ी ताकत नहीं है, बल्कि नाटो का भी सदस्य है। उसके पास सिर्फ नाटो की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, बल्कि ब्लैक सी से लेकर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन तक रणनीति पहुंच है। और पिछले कुछ सालों में उसकी डिफेंस इंडस्ट्री ने जबरदस्त तरक्की की है। सबसे बड़ी बात है, तुर्की अब सिर्फ दूसरे देशों के फैसलों पर प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, वे खुद मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस को बदलने की क्षमता रखते हैं। और यही बात इसराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बनी। तुर्की ने गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर इसराइल को खुलकर चुनौती दी। राष्ट्रपति एर्दोगान लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में बयान देते रहे हैं, और उनका एक बयान जो बेहद चर्चा में रहा, गाजा फिर से फिलिस्तीनियों का होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, तुर्की कोई छोटा या अलग थलग मुस्लिम देश नहीं है, ये नाटो का सदस्य है, अमेरिका और यूरोप के सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा है। उसकी सेना बड़ी है, उसकी डिफेंस इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है, और उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसे नजरअंदाज करना बेहद मुश्किल है। यानी इसराइल के लिए समस्या सिर्फ ये नहीं है कि तुर्की उसका विरोध कर रहा है, समस्या ये है कि तुर्की नाटो के अंदर रहकर उसका विरोध कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आज की दुश्मनी को समझने के लिए हमें लगभग 75 साल पीछे जाना होगा। साल था 1949। मार्च के महीने में तुर्की ने इजराइल को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। तुर्की पहला मुस्लिम बहुल देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी। उस समय तुर्की की विदेश नीति काफी हद तक पश्चिमी देशों के करीब थी। फिर साल आया 1952, तुर्की नाटो देश का सदस्य बन गया। कोल्ड वॉर के दौरान तुर्की पश्चिम सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा बन गया। तुर्की और इसराइल के बीच भी बहुत धीरे धीरे संबंध मजबूत हो गए, लेकिन असली नजदीकी आई 1990 के दशक में। 1991 में दोनों देशों के रिश्ते और तेजी से सुधरे। 1996 से आसपास दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉर्पोरेशन बढ़ा, सैन्य आधिकारिक का आदान प्रदान हुआ, एयर और नेवल ट्रेनिंग हुई। इजरायली कंपनियों को तुर्की के सैन्य विमानों के अपग्रेड जैसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले। यानी एक समय ऐसा था जब तुर्की और इसराइल को मिडिल ईस्ट के दो महत्वपूर्ण ईस्टर्न एलायंस सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में देखा जाता था। इसके पीछे कई घटनाएं थी, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया 2002 में। तुर्की की राजनीति में एक के पार्टी सत्ता में आई, और एर्दोगान की विदेश नीति ने बड़ा बदलाव देखने को मिला। तुर्की सिर्फ अब पश्चिम की तरफ देखने वाला देश नहीं रहना चाहता था, वे मिडिल ईस्ट और पुराने ओटोमन प्रभाव वाले क्षेत्र को अपना असर बढ़ाना चाहता था। उसे कई विशेषज्ञों ने नियो ओटोमन अप्रोच भी कहा। फिर साल आया 2008 और 9। गाजा युद्ध के दौरान तुर्की का इसराइल के प्रति रुख बेहद सख्त हो गया। जनवरी 2009 में एर्दोगान और इजरायली राष्ट्रपति के बीच तीखी बहस हुई। एर्दोगान मंच छोड़ के चले गए। इस घटना के बाद मुस्लिम दुनिया में उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। असली टकराव अभी बाकी था। 21 मई 2010 में गाजा की तरफ जा रहे एक जहाज पर इजरायली कमांडो ने कार्रवाई की। इस घटना में तुर्की के 10 एक्टिविस्ट मारे गए, और इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते लगभग टूट गए। राजदूत वापस बुला लिए गए, सैन्य सहयोग फ्रीज हुए, और दोनों देशों के बीच भरोसा लगभग खत्म हो गया। हालांकि बाद में रिश्ते सुधरने की कोशिश हुई। 2013 में इसराइल की तरफ से माफी की बात भी सामने आई। 2016 में दोनों के बीच सुलह भी हुई। 2020 में फिर से राजदूत नियुक्त हुए, लेकिन पुराना भरोसा कभी पूरी तरह वापस नहीं आया। 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले और उसके बाद गाजा युद्ध ने दोनों देशों के रिश्ते फिर बदलते हुए नजर आए। शुरुआत में तुर्की ने शांति और आम नागरिकों की सुरक्षा की बात की, लेकिन कुछ ही समय बाद एर्दोगान का रुख बेहद सख्त हो गया। उन्होंने हमास को लेकर इजराइल से बिल्कुल अलग रुख अपनाया। उन्होंने इजराइल की गाजा कार्रवाई की बड़ी आलोचना की, और इजराइल को लेकर बेहद सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। 2024 में तुर्की ने इजराइल के साथ सीधा ट्रेड रोक दिया, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ चल रही कार्रवाई में तुर्की ने अपनी भूमिका निभाई। यानी अब मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं था, तुर्की ने आर्थिक और कूटनीतिक दबाव भी बनाना शुरू कर दिया था। अब सवाल आता है कि आखिर इजराइल तुर्की से इतना चिंतित क्यों है? पहली वजह, तुर्की की मिलिट्री पावर। तुर्की के पास नाटो की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। उसकी डिफेंस इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, और उसके ड्रोन ने अजरबैजान, लीबिया और यूक्रेन जैसे संघर्षों में अपनी क्षमता दिखाई। तुर्की अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, वे खुद हथियारों का बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका था। ड्रोन से लेकर नौसैनिक प्लेटफॉर्म और अलग अलग सैन्य सिस्टम तक तुर्की लगातार अपने घरेलू क्षमता बढ़ा रहा था। दूसरी वजह, तुर्की की रणनीति में समुद्र का बहुत बड़ा रोल है। तुर्की ब्लू हेलमार्ट यानी मावी वेतन की रणनीति पर काम करता है। इसका मकसद है ब्लैक सी और
एजेंट सी और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में अपनी रणनीति मजबूत करना, और यही जगह इसराइल के लिए संवेदनशील है क्योंकि इसराइल ने ग्रीस और साइप्रस के साथ अपने एनर्जी और डिफेंस संबंध मजबूत किए। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में गैस और शिपिंग कॉन्टेक्टिविटी के कई बड़े रणनीति हित जुड़े हुए हैं और इन सब के बीच तुर्की को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। तीसरी वजह तुर्की की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी नौसेना नहीं है, उसकी ज्योग्राफी भी उसकी ताकत है। उसके रास्ते ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन से जोड़ता है। तुर्की इन समुद्री रास्तों पर बेहद महत्वपूर्ण रणनीति स्थिति रखता है, यानी ब्लैक सी, यूरोप, साइप्रस और मिडिल ईस्ट, इन सभी के बीच तुर्की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए नाटो और यूरोप के बीच भी तुर्की को नजरअंदाज करना आसान नहीं है।